इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। देखें, प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेट कर रहा है एक्सपेंसेस के साथ और इनकम के साथ। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि आपकी किसी एक टाइम पीरियड से रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, टाइम पीरियड या टाइम स्टैम्प होती है। हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग है इसके प्रिंसिपल्स, जो बेसिक रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी एक साल के अंदर, किसी भी एक ईयर में जितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे लिखने चाहिए और जितनी इनकम्स हुई हैं वो सारी की सारी लिखनी चाहिए। हम लोगों के दिमाग में एक्सपेंस होने का या इनकम होने का जो ट्रिगर है, या जब हम कहते हैं यार खर्चा हो गया, तो वो तब होता है जब उसका कैश फ्लो होता है, राइट? जब उसका कैश फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस के केस में जब हमारा कैश का आउटफ्लो होता है तो हमें लगता है कि ये एक्सपेंस हो गया है, राइट? सिमिलरली इनकम हम तब कंसीडर करते होते हैं, हमारे जहन के मुताबिक, हम लोग अपनी सोच के मुताबिक ये कहते होते हैं कि जनाब जब हमारे पास कैश आ गया है या बैंक में पैसे आ गए हैं तो फिर वो हमारी इनकम होगी। स्टैंडर्ड ये कहता है, अकाउंटिंग के रूल्स ये कहते हैं कि ये सोचना गलत है। मैं फिर बता रहा हूं कि क्या चीज सोचना गलत है। ये चीज सोचना कि जब हम पैसे देंगे तो फिर हमारा एक्सपेंस होता है और जब हमें पैसे आएंगे तो फिर हमारी इनकम होती है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक्सपेंस और इनकम का ताल्लुक पैसे के लेन देन से नहीं है। एक्सपेंस और इनकम का ताल्लुक उस एक्टिविटी से है जिस एक्टिविटी की बेसिस के ऊपर ये काम परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पैसे तो हम कभी कभार पहले दे देते हैं। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो हम रेंट में जिस जगह पे रहते हैं तो रेंट तो हम पहले दे देते हैं, लेकिन उसको, उस जगह को इस्तेमाल हम बाद में कर रहे होते हैं। सैलरीज की बात करते हैं, सैलरीज हम बाद में देते हैं, साल महीने के एंड पे देते हैं, और उस बंदे से पैसे या उस बंदे से काम हम पहले करा रहे होते हैं। तो जनाब आप ये ना देखें कि आपने पैसे कब दिए हैं, आप ये देखें कि आपके पास वो एक्टिविटी जिसकी वजह से आपका इनकम या एक्सपेंस हो रहा है ये किस साल में फॉल कर रही। आपने कैश फ्लोज नहीं देखने हैं, आपने कैश फ्लोज नहीं देखने हैं, आपने उसका अकरेंस देखनी है कि वो जो एक्टिविटी है जिसकी वजह से इनकम या एक्सपेंस होगा वो अकर हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेल्स की है और सेल्स आपने की है 19 जुलाई को, 19 दिसंबर को कर लेते हैं, और आपने उसकी एंट्री की है डेटर्स टू सेल, राइट? डेटर्स टू सेल्स। आपने 70,000 रुपए की सेल्स की थी, आपने डेटर टू सेल 70,000 की एंट्री कर दी। पैसे जो आपको रिसीव हुए वो आपको अगले साल रिसीव हुए 2 फरवरी को 70,000 रुपए। जब आपको पैसे रिसीव हुए आपने कैश लिखा डेबिट और डेटर्स को कर दिया क्रेडिट बाय ₹70,000 जो आपको पैसे रिसीव हुए थे। ऐसे ही करते हैं ना जी, जब हम सेल्स करते हैं हम उस वक्त एंट्री रिकॉर्ड करते हैं डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स हमारी इनकम होती है, हमने अब इनकम को क्यों रिकॉर्ड कर दिया? इनकम को तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, इनकम को तो तब रिकॉर्ड करना चाहिए था जब पैसे आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि आप कैश फ्लोज के साथ उसको कंपेयर ना करें कि कब पैसे आए और गए, आप उसको कंपेयर करें कि आपने उसको, वो जो एंट्री थी या वो जो ट्रांजैक्शन थी जिसकी बेस से प्रॉफिट अराइज हुआ है वो आपने कब की है। अगर हम लोग इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं कि एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो पे होता है, या और इनकम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो रिसीव होती है, तो इस तरह की अकाउंटिंग को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये हम लोग करते ही नहीं है, ऐसा काम करते ही नहीं है जिसमें कि कैश बेसिस हो। ठीक है ना जी? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर अकाउंटेंट्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मान लें तो फिर तमाम अकाउंटेंट्स जो है ना वो फारग हो जाएंगे, फिर तो उनको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि
ट्रांजेक्शन्स, जब पैसे आएंगे कैश डेबिट, दूसरा अकाउंट क्रेडिट, जब पैसे जाएंगे कैश क्रेडिट, दूसरा अकाउंट डेबिट। अकाउंटेंट्स की जरूरत ही खत्म हो जाती है। हमने कहा नहीं जनाब, सबसे पहले तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को खत्म किया जाए ताकि अकाउंटिंग मुश्किल हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग अकाउंटेंट्स जो है ना वो लोगों को अकाउंटिंग करके दिया करेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ए गुड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड देयर इज अनदर माइंडसेट कि कैश फ्लो की बेसिस के ऊपर हम लोग अकाउंट्स को अपना इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड ना करें, बल्कि अकरेंस की बेसिस के ऊपर कि जब वो काम हो गया है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट या लॉस मिलना है तो हम लोग उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। इसे हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अभी तक आपको जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ाई गई है वो सारी की सारी इस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की पढ़ाई गई है। आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं होती है, वो सिंपल है, कैश आएगा तो एंटर करना है, कैश जाएगा तो एंटर करना है। ठीक है जी। तो जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो ये कहती है कि जब भी आपका कोई एक्सपेंस इनकर होगा आप उसकी उस वक्त एंट्री करेंगे जब आपकी इनकम या कोई सर्विसेज रेंडर होंगी, जब आपकी इनकम राइज होगी आप उसको उस वक्त इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखें ना, इस सिनेरियो में देखें, फर्ज करें कि सेल्स आपने की है 2012 में और कैश आपको रिसीव हुआ है 2013 में। तो आपके ख्याल में ये जो ट्रांजैक्शन थी जो हमने 2012 में सेल की थी और कैश हमें 2013 में मिला था, ये सेल कौन से साल की सेल होनी चाहिए? दिस सेल्स इज फॉर द ईयर 2012, क्योंकि ट्रांजैक्शन 2020 में हुई थी और उस साल हमने उसे पैसे तो नहीं लिए थे लेकिन वो हमारा रिसीवेबल बन गया था। तो जब रिसीवेबल बन गया था तो इसका मतलब ये है कि दिस इज आवर सेल्स ऑफ ईयर 2012, 2012 की सेल्स है। सही है जनाब। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम लोग कैश या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो फिर हमारे पास एक्सपेंसेस की जो और इनकम जो है इनका जो रिलेशनशिप है वो पेमेंट के साथ नहीं होता, इनका रिलेशनशिप अकरेंस के साथ होता है। तो कभी ऐसे हो सकता है कि आपने पेमेंट्स पहले कर दी या पेमेंट्स पहले आ गई और वो इवेंट जिसकी वजह से इनकम या एक्सपेंस अराइज होना था वो बाद में हुई। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि एक्सपेंस पहले इनकर हो गया या इनकम आपने सर्विसेज पहले रेंडर कर दी और पैसे आपको बाद में आए। तो ये 4 सिनेरियोज हो सकते हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनाब एक्सपेंसेस की। फर्ज करें कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपके इनकर हो चुके हैं, यानी कि आपने एम्प्लॉइज से काम करवा लिया है लेकिन पे नहीं किए हैं, इनको हम इनकर बट नॉट पेड कह सकते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर हो चुके हैं लेकिन पे नहीं हुए हैं ये अब हमारे पेएबल हैं। ठीक है जी, इनको हम अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं और ये हमारी लाइबिलिटी होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जिनके अगेंस्ट हम लोग सर्विसेज हासिल कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एम्प्लॉइज से सर्विसेज हासिल कर ली हैं, हमने उनको सैलरी देनी है, ये हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, अक्रूड एक्सपेंसेस। तो अगर हमने लोगों से सर्विसेज ले ली हैं, अगर हमने रेंट पे कोई चीज अपने रेंट यूज करना शुरू कर दिया, जगह को रेंट अभी पे करना है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं और ये हमारी लाइबिलिटी होते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस के केस में जो दूसरा सिनेरियो वो हो सकता है पेड, यानी कि आपने पे कर दिए हैं बट नॉट इनकर्ड। इनकर करने से क्या मुराद है? इनकर करने से मुराद ये है कि वो जो एक्सपेंस है वो आपने यूज किया है या नहीं किया। तो अगर आपने कुछ पैसे पेमेंट कर दी है लेकिन आपने अभी उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए थी वो आपने भी यूज नहीं की है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस पेड बट नॉट इनकर्ड। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम रेंट आप एडवांस में पे करते हैं। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट टाइप की जो इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं वो आप एडवांस में पे करते हैं, इंटरनेट की सर्विसेज के पैसे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पे कर दिए हैं लेकिन अभी उसकी सर्विसेज हासिल नहीं की है, वो जितनी देर तक वो सर्विसेज आपने हासिल नहीं की है वो उस वक्त तक आपकी प्री पेड एक्सपेंसेस में जाएगी।
तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है जी, जैसे अक्रूड लाइबिलिटीज, अक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारी करंट लाइबिलिटीज होते थे, सिमिलरली जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अच्छा, इनकम की बात करते हैं। इनकम के अंदर भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपने इनकम की जो है ना वो इनकर हो चुकी है, लेकिन आपने उससे पैसे रिसीव नहीं किए हैं अभी तक। जैसे आपने किसी को सेल्स कर दी, पैसे रिसीव नहीं किए, आपने किसी को सर्विसेज दे दी, आपने पैसे अभी तक रिसीव नहीं किए, ये आपकी इनकम बन जाती है। ये वाली जो अमाउंट है ये आपकी अब रिसीवेबल इनकम है। ठीक है जी, रिसीवेबल इनकम, इसको हम लोग अक्रूड इनकम भी कहते हैं। और ये हमारा करंट एसेट होता है, यानी कि अब हमने इस बंदे से पैसे लेने हैं, दिस इज आवर अक्रूड इनकम। और अगर हम लोग बात करें कि हमने पैसे पहले रिसीव कर लिए हैं, लेकिन आपने वो जो सर्विसेज हैं वो इनकर नहीं की हैं। असल में जो इनकम होती है उसके लिए इनकर का वर्ड यूज नहीं किया जाता, उसके लिए रेंडर का वर्ड यूज किया जाता है। सर्विसेज जब आप देते हैं तो रेंडर करते हैं सर्विसेज, रेंडरिंग। और एक्सपेंसेस आप इनकर करते हैं, तो इनकर का वर्ड होता है एक्सपेंस करना, खर्चा करना। ठीक है, और इनकम का मतलब होता है पैसा हासिल करना। इनकम जो होती है ये आप रेंडर करते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग ये वर्ड इस तरीके से यूज करते हैं। अभी मैं आपको सारे वर्ड्स बता रहा हूँ कि हम लोग इन वर्ड्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? अच्छा, देखिए, इनकम अगर आपने पहले रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पैसे रिसीव कर लिए कस्टमर से एडवांस। ठीक है, तो आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स रिसीव कर लिया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से एक लाइबिलिटी आपकी करंट लाइबिलिटी बनेगी। अगर आपने किसी जगह पे कोई चीज रेंट पे दी हुई है और उसका रेंट का 4-5 महीनों का एडवांस ले लिया है आपने, तो वो आपकी इनकम रिसीव्ड बट नॉट रेंडर्ड है, कि पैसे आपने रिसीव कर लिए हैं लेकिन अभी तक आपने उसके अगेंस्ट अपनी जो सर्विसेज हैं या जो अपनी जो एसेट्स हैं वो आपने नहीं दिए हैं। तो रिसीव्ड बट नॉट रेंडर्ड जो होता है इसको हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो जरा देखें, एक बड़ा खूबसूरत सी सिमेट्री बन रही है। एक्सपेंसेस के केस में अगर कोई चीज पे नहीं की है लेकिन उसके अगेंस्ट सर्विसेज आपने ले ली है तो वो अक्रूड होगा। इनकम के केस में अगर पे नहीं हुआ अभी तक, यानी कि कैश वाली जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हुई है, बाकी काम हो गया है, तो वो अक्रूड इनकम कहलाएगी। ये हमारा करंट एसेट होता है। ठीक है, सिमिलरली जो पैसे आपने पे हो गए हैं लेकिन काम नहीं किया या काम आपका हुआ नहीं है अभी तक, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इनकम कहलाएगी। प्रीपेड इनकम जो है ना वो वाला वर्ड थोड़ा सा जरा मजाइका खेज लगता है, इसलिए हम उसको जगह पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहते होते हैं। सो दीज आर द 4 वेरिएशन जो हमें यहाँ पे मिलेंगी, कि जब एक्सपेंस इनकर हुआ लेकिन पे नहीं हुआ, एक्सपेंस पे हुआ बट इनकर नहीं हुआ, तो इस तरीके से हम लोग इसकी एंट्रीज करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं। अब जब कभी टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, हमने कैश जो है वो अभी तक रिसीव नहीं किया बट नॉट पेड, कैश इनकर बट नॉट पेड, आपने एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया, तो जब आप पे करेंगे तो ये उसके साथ क्लोज हो जाएगा। जब आप कैश रिसीव करेंगे तो अक्रूड इनकम उसके साथ क्लोज हो जाएगी। तो जब आपने कैश रिसीव करना है तो ये अकाउंट्स कैश के साथ क्लोज हो जाएंगे, और जब आपने कैश पे करना है तो ये वाले अकाउंट्स जो हैं ये कैश के साथ ये हमारे इनकम या एक्सपेंस के साथ क्लोज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इनको अराइज करना और इनको क्लोज करने की जो अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह है वो इंशाल्लाह अभी हम आगे देखते हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
ठीक है जी, आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कैश और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। बहरहाल हम लोग बात तो कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड, राइट। ये वो ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मली हमारे जहन में आती है कि यार ट्रांजैक्शन तब होनी चाहिए जब कैश रिसीव्ड हुआ है और पेड आउट, एंड नॉट व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। सही है जी। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन वी पे मनी, not when the services is used. Sales is recorded when debtor pay money, not when the goods are dispatched. देखिए जब हम चीजें भिजवाते हैं कस्टमर को तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं कस्टमर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें ना हमारे डेटर्स क्रिएट होंगे ना क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि एंट्री हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब पैसे आ जाते हैं। जब पैसे आ जाते हैं तो फिर हम कैश को डेबिट करते हैं, फिर हम डेटर्स को डेबिट नहीं करते। ठीक है जी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग है। इसमें ना डेटर का अकाउंट होगा, ना क्रेडिटर का अकाउंट होगा, ना इसमें कोई प्रीपेड एक्सपेंस होगा, ना इसमें कोई अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इस तरह कोई भी चीज नहीं होगी। सही है। लेकिन ये एक जो है ना ये ऐसा सिस्टम है, अब सिंपल सिस्टम है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये बहुत सिंपल सिस्टम है। इससे बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं चलती हैं। ठीक है, सिस्टम के एक्टिविटीज के हवाले से हमें कोई भी बात पता नहीं चलती। हमें ये नहीं पता चलता कि कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने लोगों को पैसे देने हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या एसेट्स हैं, जो कि बाद में हमें तंग भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई लाइबिलिटी या एसेट मिस कर देंगे तो फिर हम कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को असेस करेंगे। तो इसलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक अच्छी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं समझी जाती है। आगे चलते हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन द ट्रांजैक्शन हैव डेफिनेट इम्पैक्ट। जब उनका इम्पैक्ट आ जाता है हम उस वक्त उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज। ठीक है जी। इनकम एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द पीरियड इन विच दे रिलेट, नॉट टू द पीरियड इन विच दे अराइज। अक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट हम इसको कहते होते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है विच सेज के जनाब एक साल में जितनी इनकम और एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड करने चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश ट्रांजेक्शन्स, के वो कैश हुआ है या नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है या नहीं हुई, बट एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकरेंस और अकरेंस या रेंडरेंस, क्या आप उसको रेंडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी गेट द पिक्चर ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ट्रू पिक्चर ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस। ये बात हमने की कि अगर हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं चलेंगी। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर एंड नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है जी, ये खैर हम बात ये हम कर चुके हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस के जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं ये आपके सामने हैं। आई एम श्योर कि इसमें मेरे समझाने वाली कोई बात नहीं है, आप इन स्लाइड को जरा एक दफा देख लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं जनाब अक्रूड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरफ। अक्रूड एक्सपेंसेस की हम लोग बात कर चुके हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस हुज द बेनिफिट इज यूटिलाइज्ड बट ये अगले साल में पे हुए हैं। ठीक है, और ये हमारी लाइबिलिटी है जब तक ये पे नहीं होते हैं। ये बात हम पीछे टेबल में डिस्कस कराए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन अमाउंट इन विच इज पेड इन करंट ईयर, पे हो चुकी है लेकिन उसका बेनिफिट हम अगले साल में इस्तेमाल करेंगे। इट इज एन एसेट अंटिल इट इज यूटिलाइज्ड। तो जो अक्रूवल और प्री पेमेंट्स का जो क्वेश्चन आता होता है वो एग्जामिनर वैसे तो कभी कभार उसकी एंट्री बना के देता है, तो हम लोग उसको उसकी एंट्री के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस वगैरह भी इतनी करने की जरूरत नहीं है हमें। ये हमारी प्रैक्टिस ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस में और रेक्टिफिकेशन वगैरह के क्वेश्चंस में काफी हो जाएगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर फर्ज करेंगे बाय चांस इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। एक्सपेंसेस के केस में कुछ एक्सपेंसेस आपके प्रीपेड होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस आपके अक्रूड होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने प्री पे किए हुए हैं उनका ओपनिंग आप जो है ना वो एक्सपेंस के अकाउंट में डाल देंगे। अब ये एक्सपेंस का कंपाउंड अकाउंट है। ठीक है जी, इससे पहले क्या होता था कि एक्सपेंस के अकाउंट्स का कोई ओपनिंग नहीं होता, हम ये बात करते होते थे। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपेंस और इसमें कुछ ऐसा हो कि जनाब सारे का सारा बहुत सारे ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे ओपनिंग जो है ना वो अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सैलरीज की बात कर सकते हैं। कुछ लोगों को सैलरीज हम एडवांस में दे देते हैं, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है। कुछ लोगों से सैलरीज हम लोगों ने पे करनी होती है, वो हमारा अक्रूड एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है जी, तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, कुछ अक्रूड हैं, कुछ प्रीपेड हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा ना इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले हम लोग
एक्सपेंस का एक कंपाउंड अकाउंट बनाएंगे जिसमें अक्रूड का ओपनिंग भी आएगा और प्रीपेड का ओपनिंग भी आएगा। प्रीपेड का ओपनिंग जो है वो डेबिट साइड पे आएगा और अक्रूड का जो है ना वो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग आ जाएगा। आपने सारों के जो है ना वो पेमेंट्स लिख ली, अगर आपने ओपनिंग लिख ली है, जितनी भी आपकी पेमेंट्स है वो सारी की सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है, बैंक क्रेडिट और ये एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। जितनी भी आपने पेमेंट करंट ईयर की है, अगले सालों की है, पिछले सालों की है, जिस मर्जी साल की पेमेंट किया है, नंबर वन थिंग इज कि आपने यहाँ पे लिख लेना है। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करने हैं प्रीपेड के और अक्रूड के, जिसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर ही इंफॉर्मेशन दी गई होगी। आपको बताया जाएगा कि ये पेमेंट इस डेट पे किया है, ये पेमेंट इस डेट पे किया है, इस पेमेंट में फलां डेट से फलां डेट तक का जो बेनिफिट था वो है, इस पेमेंट में फलां डेट से फलां डेट तक का जो है ना वो बेनिफिट था। तो स्टेप नंबर 1 आपने ओपनिंग जो है ना वो कर देनी है, एक्सपेंस अकाउंट ओपन करना है जिसमें ओपनिंग प्रीपेड डेबिट साइड पे और ओपनिंग पेबल क्रेडिट साइड पे आ रहा है। स्टेप नंबर 2 इज कि जितना कैश पे किया उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने ये कैलकुलेट करना है कि इनके क्लोजिंग बैलेंसेस कितने होंगे। ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस और अक्रूड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया गया होगा कि जनाब ये पेमेंट हमने इस डेट पे की है, इस डेट में इस साल की इतनी और अगले साल की इतनी पेमेंट है, ये पेमेंट हमने पिछले साल की थी, ओपनिंग के अंदर ये है, क्लोजिंग के अंदर ये है, उसका बहुत सारा जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होगी। अब आपने क्योंकि ये चीजें पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं इस तरह से हवा में बातें कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो है ये हमने ओपनिंग लिख ली है, पेमेंट्स रिकॉर्ड कर ली, क्लोजिंग की वर्किंग करके कैलकुलेट कर लिया। तो जनाब क्लोजिंग अक्रूड एक्सपेंसेस इधर लिख दिए, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस इधर लिख दिए। तो ये वाली फिगर भी हो गई, ये वाली फिगर भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। अब ये जो आखिरी फिगर रह गई है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर उस साल का एक्सपेंस कितना जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। ओपनिंग हमें दे दिए गए हैं, क्लोजिंग हमने फाइंड आउट करने हैं, क्लोजिंग प्रीपेड का और क्लोजिंग अक्रूड एक्सपेंसेस का वो हम फाइंड आउट करेंगे। जितनी पेमेंट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी वो अमाउंट होगी जो एक्सपेंस फॉर द ईयर के तौर पर रिकॉर्ड की जाएगी। हम लोग पहले अक्रूड और प्रीपेड इनकम की बात कर लेते हैं। अक्रूड इनकम इज एन रिसीवेबल, ये एक रिसीवेबल होता है जी, विच इज मेंट द बेनिफिट हैज बिन गिवन। आपने काम कर दिया है, अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे थे या आपने किसी को चीजें देनी थी तो आपने पैसे दे दिए हैं, लेकिन पैसे स्टिल रिसीवेबल हैं, ये हमारा एसेट होता है। सिमिलरली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि हमने पैसे रिसीव कर लिए हैं लेकिन बेनिफिट अभी नहीं दिया है, या जो सर्विसेज हमने देनी थी वो नहीं दी हैं, जो गुड्स हमने देनी थी वो नहीं दी हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि भी हमने एक्सपेंसेस के केस में एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था, हम उसी तरीके से इनकम के केस में इनकम का कंपाउंड अकाउंट बनाएंगे। इनकम के कंपाउंड अमाउंट में एक डेबिट साइड का ओपनिंग आएगा, एक क्रेडिट साइड का ओपनिंग आएगा। डेबिट साइड पे कौन सा ओपनिंग आएगा, हमारा एसेट वाला, यानी कि अक्रूड इनकम का टोटल आएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, अक्रूड इनकम का ओपनिंग इधर लिख दें और प्रीपेड इनकम का ओपनिंग इधर लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि पूरे साल में जितनी आपको पेमेंट्स रिसीव हुई हैं वो आप लिख दें, यानी कि ये वाली अमाउंट आप यहाँ पे लिख दें, ये वाली भी लिख दी। अब आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपने क्लोजिंग प्रीपेड और क्लोजिंग अक्रूड इनकम कैलकुलेट करनी है, और जब आप वो क्लोजिंग प्रीपेड और क्लोजिंग अक्रूड इनकम कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आपका जो इस अकाउंट के अंदर जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी समथिंग जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करनी है, और ये हमारा टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर या टोटल अदर प्रॉफिट फॉर द ईयर हो सकता है। तो आपने इनकम अकाउंट ओपन किया, उसमें ओपनिंग बैलेंसेस डाले, ओपन अप द इनकम अकाउंट, ओपनिंग अक्रूड एंड ओपनिंग एडवांस जो है ना वो आपने डाल दिए। सारी जो कैश रिसीव्ड हुए हैं, पेड नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे रिसीव्ड लिखना चाहिए था, तो जितना कैश रिसीव हुआ उसकी एंट्री पोस्ट कर दी। उसके बाद आपने क्लोजिंग अक्रूड और क्लोजिंग जो है ना वो एडवांस की एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी, मतलब एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं की, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला और वो आपने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए। उसके बाद जो आपके पास फिगर रह जाएगी डेबिट साइड पे, डेबिट साइड शॉर्ट होगी, दैट विल बी द अमाउंट जो कि आपका जो टोटल इनकम स्टेटमेंट को चार्ज होनी चाहिए, जो कि आपके टोटल इनकम अकाउंट में जाएगी। ठीक है जी। तो इन दोनों के अंदर आप देखें कि एक ही तरह से जो है ना वो माइंडसेट लेके चलते हैं हम, कि ओपनिंग लिखे, क्लोजिंग लिखे, पेमेंट्स जो रिकॉर्ड की थी वो रिकॉर्ड कर ली, तो जो बच गया वो हमारा इनकम या एक्सपेंस होगा। तो जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि हम लोग ये जो प्रीपेड और अक्रूड वगैरह है इनका जिक्र करते हुए आगे चलते हैं। राइट, अच्छा जी।
अच्छा, एक चीज है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो फौरन अराइज हो जाती हैं, इमीडिएटली अराइज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ सेल्स की हैं, तो आपकी सेल्स इनकम इमीडिएटली अराइज हो जाएगी। जिस दिन आपने सेल्स की है, पैसे मिले या नहीं मिले, वो उस दिन आपकी सेल्स बन जाएगी। कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ एक्सपेंसेस खास तौर पे ऐसे होते हैं जिसमें कि वो इमीडिएटली अराइज नहीं होते, बल्कि वो ओवर द पीरियड अराइज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मंथली एक्सपेंसेस की बात करें, तो मंथली एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? कुछ मंथली एक्सपेंसेस होते हैं सैलरीज, यूटिलिटीज, रेंट वगैरह, ये मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर हम एक महीने से ज्यादा का रेंट जो है वो इकट्ठा पे कर दें, फॉर एग्जांपल 6 महीनों का रेंट पे कर दें, तो हमारे पास एक्चुअली एक महीने का जो रेंट है वो हमारा एक्सपेंस है, और अगले 5 महीनों का जो रेंट है ये ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमने पहले पे कर दिया है लेकिन सर्विसेज हासिल नहीं की है, तो ये हमारा प्री पेड एक्सपेंस कहलाएगा। तो जब भी कभी आप एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, आप हमेशा इसके दो पार्ट्स निकाला करेंगे। नंबर 1 इज वो एक्सपेंस जो करंट ईयर में आपने रिकॉर्ड करना है, और नंबर 2 वो प्री पेमेंट्स जो आपने अगले सालों में रिकॉर्ड करनी है। सिमिलरली इनकम के केस में भी ऐसा ही होता है, वो इनकम जो आपने रिकॉर्ड करनी है और वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो कि आपने अगले साल इनकर करके हासिल करनी है, और अगर अगला साल ना आया या आपने अगले साल वो काम ना किया तो वो पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। तो इनकम और एक्सपेंस में सिर्फ उतना उतना ही इनकम और एक्सपेंस जाता है जितना जितना आपने उस साल आपने उस साल की जो एंट्रीज है वो करनी है। अब डेफिनेटली इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको ये चीजें और ज्यादा समझ आएंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है विच इज रेंडर्ड, यानी कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं बट इट इज नॉट रिसीव्ड। तो जो चीज आपकी रिसीवेबल है, जो आपकी राइटफुल ऑनर है, जिसके आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, अब आपको पैसे मिलने चाहिए, यू आर द राइटफुल ऑनर ऑफ दैट, तो आपके लिए ये अक्रूड इनकम जो है ये करंट एसेट है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये जो एसेट्स होते हैं ये आपके बैलेंस शीट में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कहते हैं, यानी कि आपने रिसीव कर ली है लेकिन अभी अर्न नहीं की है। अनअर्न्ड इनकम का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बच्चे ने अनअर्न्ड का वर्ड पूछा तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया।